आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबर राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश में सड़कें बनी गड्ढों का जाल, राजनांदगांव में गड्ढों से आफत, गड्ढों में गुम हुई शहर की सड़कें, जिम्मेदार कौन, जवाबदेही पर सवाल। त्योहार में बसें बनेंगी चलती फिरती भीड़, फिटनेस जांच से ज्यादा कमाई की चिंता, 3 महीने पहले कार्रवाई, फिर वही कहानी। गोल बाजार में अतिक्रमण पर कार्रवाई, त्योहारों से पहले निगम का एक्शन, गोल बाजार से हटा अतिक्रमण। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की बिक्री, राशि में 11 लाख रुपए का गबन, आरोपी गिरफ्तार। दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन जारी, 31 अगस्त तक मौका, प्रवेश लेकर छात्रों की भीड़। बारिश शुरू होते ही शहर की सड़कों की असली तस्वीर सामने आ गई है। सड़कें कम और जगह जगह बने जानलेवा गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। इंदिरा नगर से चिखली वाजपेयी पारा, कामठी लाइन, सदर बाजार और ढीमरा पारा तक कई इलाकों में सड़कें बारिश के बाद बदहाल दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर साल बारिश आती है तो फिर हर साल सड़कें बारिश का इंतजार क्यों करती है। हैरानी की बात यह है कि बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत और गड्ढों की भरपाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब बारिश के बीच मरम्मत का काम करना और भी मुश्किल हो गया है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या जिम्मेदारों को पहले से पता नहीं था कि बारिश में सड़कें खराब होंगी। हाल के दिनों में राजनांदगांव में पहली बारिश के बाद सड़क धंसने और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ चुके हैं। अब मुद्दा सिर्फ गड्ढों का नहीं है, मुद्दा है जवाबदेही का। दरअसल अगर सड़क नगर निगम के अधीन है तो जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है। अगर सड़क किसी दूसरे विभाग के अधीन है तो संबंधित विभाग को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर सड़क निर्माण या मरम्मत में घटिया गुणवत्ता का मामला है तो इसकी जांच और जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। जनता का सवाल सीधा है, सड़कें बनने के लिए बजट है, मरम्मत के लिए व्यवस्था है, फिर बारिश आते ही सड़कें गड्ढों में क्यों बदल जाती है। अब जरूरत सिर्फ गड्ढे भरने की नहीं बल्कि यह पता लगाने की है कि गड्ढे बने क्यों और समय रहते भरे क्यों नहीं गए। प्राय सभी वार्डों के शहर के सभी वार्डों में शहर की स्थिति खराब है और पूरा वार्ड अभी पूरा शहर पूरा ताबड़ी का ऊपर खबर हो गया है और कुछ नहीं बचा है। और हम तो 3 वर्षों से देख रहे हैं कि यही हालत यही है। शहर की सड़कों का तो बुरा हाल है, चढ़ने क्योंकि ये तो गर्मी में बन जाना था रोडें। सदर की रोड जैसे बिछी हुई है तो एक साइड परत बिछी, एक साइड नहीं बिछी हुई है, तो आदमी एक चक्का ऊपर हो जाता है, एक चक्का नीचे हो जाता है, उससे काफी एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ, सड़कों पे तो गड्ढा है और बारिश के समय में बहुत दिक्कत होती है। कई जगहों पे ऐसी पानी भरी होती है कि अपन समझ नहीं पाते कि वहाँ सड़क है कि गड्ढा है, जिसके कारण कई बार दुर्घटना भी होता है। कई बार तो हम खुद गिरते गिरते बचे हैं। कॉलेजों में दाखिले का दौर अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। छात्र अपनी पसंद के विषय और कॉलेज चुनकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं। जिले के सबसे बड़े कॉलेजों में शामिल दिग्विजय महाविद्यालय में भी इन दिनों एडमिशन को लेकर छात्रों की आवाजाही बढ़ गई है। कॉलेज परिसर में सुबह से ही छात्र छात्राएं प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंच रहे हैं। कोई विषय चयन को लेकर जानकारी ले रहा है तो कोई दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। इसी बीच छात्रों को राहत देते हुए प्रवेश की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। प्राचार्य से हुई बातचीत के अनुसार कॉलेज में बड़ी संख्या में प्रवेश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने अब तक दाखिला नहीं लिया है उनके पास 31 अगस्त तक का मौका है। यानी कॉलेज की ओर दौड़ रहे छात्रों के लिए अब यह आखिरी मौका माना जा रहा है। विषय पसंद है तो फैसला जल्द करना होगा, क्योंकि 31 अगस्त के बाद प्रवेश का दरवाजा बंद हो सकता है। ये डेट एक्सटेंड हुई है 31 अगस्त तक और बीएससी सेमेस्टर 1 बायो फुल है, बीए सेमेस्टर 1 सीट्स फुल है, बीकॉम सेमेस्टर 1 सीट्स फुल हैं और पीजी 1 ईयर प्रोग्राम एनईपी के तहत जो चालू होना है उसमें भी सीट संख्या आवंटित हुई है। कल ही लेटर आया है और उसमें उतनी ही संख्या सिर्फ इसी एकेडमिक
ईयर 2026-27 के लिए उतनी ही सीट संख्या आवंटित है जितना कि 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में। सिटी कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की बिक्री की रकम में गबन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कुमुद उपाध्याय राजनांदगांव में एक ट्रैक्टर शोरूम में मैनेजर के पद पर काम करता था। उस पर आरोप है कि उसने 1 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2026 के बीच शोरूम के ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किसानों को कुल 14,61,393 रुपए में बेचे, लेकिन पूरी रकम फर्म में जमा नहीं की गई। जांच के दौरान आरोपी ने 3,03,500 रुपए वापस किए, जबकि 11,07,893 रुपए फर्म में जमा नहीं करने की बात सामने आई। इस मामले में 17 अगस्त 2026 को शिकायत मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 19 अगस्त को आरोपी कुमुद उपाध्याय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें जो मालिक के तरफ से उसके यहाँ मैनेजर कुमुद उपाध्याय द्वारा काम करने के दौरान ट्रैक्टर एवं जो अन्य जो कृषि उपकरण है उसका लगातार बिक्री के दौरान जो प्राप्त होने वाले जो पैसे हैं उसमें 11 लाख रुपए गबन करने के संबंध में शिकायत मिला था, जिसके प्रथम दृष्टया जांच करने पर कुमुद उपाध्याय द्वारा उक्त घटना कारित किया जाना पाया गया, जिस पर गबन का अपराध पंजीबद्ध करके थाना कोतवाली में उसको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। रक्षाबंधन और तीज के त्योहार करीब आते ही सड़कों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने वाली है। घर लौटने की जल्दबाजी में हजारों लोग यात्री बसों का सहारा लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि त्योहार की भीड़ के बीच बसों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। दरअसल राजनांदगांव से दुर्ग, भिलाई और खैरागढ़, गंडई, चुईकदान होते हुए कवर्धा तक चलने वाली बसों को लेकर नियमों की अनदेखी की शिकायतें सामने आ रही है। शहर में कई बसें निर्धारित स्टॉपेज के बजाय सड़क किनारे यात्रियों को चढ़ाने उतारने के लिए रुकती है। सवारी दिखी नहीं कि बस ब्रेक लगा देती है। पीछे से आ रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए ऐसी स्थिति कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। त्योहारों में जब यातायात कई गुना बढ़ जाएगा, तब कुछ अतिरिक्त सवारियों के लिए सड़क पर बार बार ब्रेक लगाने की यह आदत कितनी भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आपको बता दें, करीब 3 महीने पहले आरटीओ की टीम ने खैरागढ़ रूट पर बसों की जाँच की थी। चालकों और संचालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। कुछ दिनों तक व्यवस्था में सुधार भी दिखा, लेकिन अब फिर शिकायतें सामने आने लगी है। हालांकि त्योहार के सीजन में सिर्फ बस की फिटनेस देख लेना पर्याप्त नहीं, परिवहन विभाग को यह भी देखना होगा कि बस में स्वीकृत क्षमता से अधिक यात्री तो नहीं बैठाए जा रहे, चालक के पास वैध लाइसेंस है या नहीं, परमिट की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, और अग्निशमन सहित जरूरी सुरक्षा उपकरण वास्तव में मौजूद है या सिर्फ कागजों में। क्योंकि सड़क पर चलती बस में एक अतिरिक्त सवारी सिर्फ एक टिकट नहीं होती, वह दुर्घटना की स्थिति में एक अतिरिक्त जान का जोखिम भी हो सकती है। हम इस समय नए बस स्टैंड में मौजूद हैं और आपको बता दें कि अगस्त की शुरुआत होते ही त्योहारों की शुरुआत भी शुरू हो जाती है। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन, तीज जैसे बड़े पर्व आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेन में या बसों में महिलाएं या परिवार सफ़र करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि परिवहन विभाग, जो कि गाड़ियों की मेंटेनेंस को लेकर किसी भी प्रकार से जागरूक नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने लगभग 3 से 4 महीने पहले बसों का फिटनेस किया था, चेक किया था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी फिटनेस न चेक हुआ है, ना ही कोई मेडिकल संबंधित गाड़ियों में कोई चेक किया गया। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में कई लाख लोग रोजाना बसों पर सफ़र करते हैं, लेकिन कोई भी फिटनेस चेक ना होने के कारण कोई भी बड़ी हानि कभी भी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा पता नहीं। आपको बता दें कि मेरे पीछे आप बस देख सकते हैं, बस ही खड़े हुए हैं बहुत सारे बस, जिनका फिटनेस ये स्वयं जाकर खुद करवाते हैं। परिवहन विभाग पता नहीं कहाँ है, सोया हुआ है या खामोश है, किसी का कोई जानकारी नहीं है। आगामी रक्षाबंधन का पर्व आने को है, तीज का पर्व आने को है, सबसे ज़्यादा बसों पर ही भीड़ रहता है और ऐसे में बसेस में हाउसफुल चलता है, जिसके बाद बस के ड्राइवर ज़्यादा कमाने के लालच में
बसों पर बीच में खड़े होकर भी ट्रेवल करवाते हैं, जिसको लेकर के परिवहन विभाग को ध्यान देना चाहिए और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी भी जनहानि की नुकसान ना हो सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की। संस्कारधानी राजनांदगांव में किसानों की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाया गया 2 मंजिला किसान संग्रहण भवन अब अपनी उपयोगिता को लेकर सवालों के घेरे में है। दरअसल एसडीएम कार्यालय के पीछे बनाए गए इस भवन का उद्देश्य किसानों को बैठक, सभा और अन्य कार्यक्रमों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन आरोप है कि भवन बनने के वर्षों बाद भी इसका समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है और भवन का इस्तेमाल सरकारी फाइलें रखने के लिए किया जा रहा है। मौके पर पहुंचने पर भवन का मुख्य गेट के सामने एक चलित शौचालय रखा नजर आया। इसके चलते भवन का प्रवेश द्वार भी बाहर से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वहीं भवन तक पहुंचने के लिए लगाई गई चेकर टाइल्स घास और पेड़ों के बीच लगभग ढक चुकी है। इससे भवन के रखरखाव और उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल भवन के इस्तेमाल को लेकर है। किसानों के लिए तैयार किए गए इस भवन में किसानों की बैठक या कार्यक्रम होने के बजाय एसडीएम और तहसील कार्यालय की पुरानी फाइलें रखे जाने की बात सामने आई है। मामले की पड़ताल के लिए जब टीम मौके पर पहुंची और भवन के अंदर की स्थिति को कैमरे में रिकॉर्ड करने का प्रयास किया तो फोटो और वीडियो बनाने से मना कर दिया गया। इसके बाद मामले की जानकारी लेने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारी से सवाल करने का प्रयास किया गया, लेकिन जानकारी मिली कि एसडीएम कार्यालय से जा चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च कर भवन का निर्माण कराया है तो आखिर किसानों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। एक और किसान अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर उनकी सुविधा के लिए बनाया गया भवन बंद पड़ा होने और फाइलों के कब्जे में होने के आरोपों से घिरा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। त्योहारों की दस्तक के साथ बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ी तो खाद्य विभाग भी एक्शन मोड में आ गया। आपको बता दें, बने खाबो बने रहीबो 2.0 अभियान के तहत विभाग ने महज 2 दिनों में दाऊचौरा और ठेलकड़ी के खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर मिठाई, घी, चॉकलेट, समोसा, खोवा और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 7 विधिक नमूने जांच के लिए संकलित किए हैं। 17 अगस्त को दाऊचौरा के मेसर्स वंदना ट्रेडर्स से कन्फेक्शनरी मिठाई, अनेक घी और फ्रूट जेली चॉकलेट के नमूने लिए गए। वहीं सुलभ फैमिली रेस्टोरेंट एवं डेली नीड्स से समोसे का नमूना जांच के लिए लिया गया। अगले दिन 18 अगस्त को टीम ठेलकाडी पहुंची। यहां मेसर्स बालाजी स्वीट्स से खोवा, मोतीचूर लड्डू और मैसूर पाक के 3 नमूने लिए गए। कार्रवाई के दौरान मेसर्स कान्हा बेकरी को एनालॉग पनीर और उससे मिलते जुलते उत्पादों के विक्रय एवं भंडारण से दूर रहने के निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग ने दुकानदारों को केवल नमूने लेने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रतिष्ठानों में साफ सफाई बनाए रखने और खाद्य पंजीयन को अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए। यानी इस बार त्योहार की मिठास के साथ स्वच्छता और गुणवत्ता पर भी विभाग की पैनी नजर रहेगी। सराफा दुकान के शटर में आई खराबी की जानकारी एक युवक के लिए चोरी की साजिश का सुराग बन गई। इसी छोटी से जानकारी के आधार पर नागपुर में 2 साथियों के साथ मिलकर बनाई गई योजना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। चुईखदान पुलिस और साइबर सेल ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 किलो 600 ग्राम चांदी, 3 ग्राम सोना और वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा समेत करीब 44,75,000 रुपए का माल बरामद किया है। मामले की शुरुआत 14 अगस्त को हुई, जब छुईखदान के जैन मोहल्ला निवासी सराफा कारोबारी शांतिलाल जैन ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 20 से 25 किलो चांदी के आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू किया। जांच की कड़ियां महेंद्र साहू तक पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि वह पहले दुकान पर सामान लेने गया था। इसी दौरान उसे शटर में खराबी होने की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक इसी सूचना को आधार बनाकर उसने नागपुर जाकर अक्षय गुरुदेव
और गुरवे और अनिकेत मेश्राम के साथ चोरी की योजना बनाई। पुलिस ने के अनुसार तीनों आरोपी पहले भी चोरी और मारपीट जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दरअसल खास बात यह रही कि दुकान की शटर खराब होने की जानकारी जिसे कारोबारी के लिए महज एक तकनीकी परेशानी माना जा रहा था, आरोपी ने उसी को लाखों की चोरी का रास्ता बना लिया। प्रार्थी शांतिलाल जैन जी थाना आकर बताया कि उनका जो ज्वेलरी दुकान है छुई खदान में, वहाँ तड़के सुबह 3 से 4 बजे के बीच चोरी हो गया है सोना चांदी का। उनके कथन के अनुसार लगभग 20 से 25 किलो चांदी का और 39 ग्राम सोने का चोरी हो गया है, जिस पर से 296/26 अपराध दर्ज कर धारा 331(4) और 305(a) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना चालू की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार 5-6 टीम गठित की गई है, जिसमें एक टीम लगातार छुई खदान में पता तलाश कर रही थी, एक टीम खैरागढ़ में, एक छुई खदान में और एक डाटा एनालिसिस कर रही थी मुख्यालय में, और एक टीम डोंगरगढ़ में थी और एक नागपुर में। तो लगातार पूछताछ के आधार पर एक जो पहले से चोर था महेंद्र साहू, वो बताया कि मैं अपने साथियों के साथ नागपुर में 9 अगस्त को मिला था और प्लानिंग किया था कि छुई खदान में एक ज्वेलरी दुकान है, वहाँ चोरी करना है, जिस पर से उसके जो दोस्त हैं 2 अक्षय और अनिकेत, वो लोग एक एक्टिवा को चोरी किए और उसी में आकर 13 तारीख को लगभग 7 बजे यहाँ आ गए। और जैसे ही रात हुआ तो सुबह 3 से 3:30 बजे के आसपास ज्वेलरी दुकान के शटर को तोड़ के ऊपर उठा के ये लोग बहुत हड़बड़ी में 5 से 6 मिनट में जितना हो सके उतना ज्वेलरी को उठा के चोरी करके चले गए। और महेंद्र साहू का जो घर है नवागांव में, वहीं के जो पास के तालाब है उसमें वो सोना चांदी को डंप करके दोनों उसके साथ ही नागपुर फरार हो गए एक्टिवा में, और जो महेंद्र वहीं रहा। और क्योंकि वो हैबिचुअल चोर था, 2 बार और अपराध कर चुका है, तो पुलिस सख्ती से पूछताछ किया हिकमत अमली से, तो वो सारी चीज़ों को बता दिया और उसके निशानदेही से तालाब से जो 23.5 किलो चांदी और 3 ग्राम सोने बरामद किया गया और तीनों को गिरफ्तार कर जुडिशल रिमांड में भेजा जा रहा है और उनसे एक्टिवा भी बरामद किया गया है। कुल लगभग 45 लाख के आसपास मसरूफा बरामद किया गया है। नाम है इग्नाइट, दावा है बच्चों के भविष्य को रोशन करने का, लेकिन खैरागढ़ के इग्नाइट शालाओं में बच्चे आज भी पुरानी और फटी किताबों के सहारे भविष्य पढ़ रहे हैं। शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 1ली से 8वीं तक के बच्चों के हाथ नई पाठ्य पुस्तकों से खाली है। 1ली से 7वीं तक पुराने पाठ्यक्रम की किताबों से काम चलाया जा रहा है, तो 8वीं में सिलेबस बदलने के बावजूद नई किताबों का इंतजार जारी है। और अब त्रैमासिक परीक्षा सिर पर है, यानी सवाल सिर्फ किताबों का नहीं, सवाल ये है कि बिना किताब के नया शिक्षा मॉडल आखिर पढ़ाया कैसे जा रहा है। ये तस्वीर है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की इग्नाइट शालाओं की। सरकार ने इन स्कूलों को सामान्य सरकारी स्कूलों से अलग पहचान देने के लिए शुरू किया। मकसद था आधुनिक शिक्षा, बेहतर संसाधन और बच्चों के सर्वांगीण विकास का माहौल। लेकिन स्कूल पहुंचते ही इग्नाइट के दावों और जमीन की हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। शिक्षकों के मुताबिक पिछले साल भी पुराने पैटर्न से पढ़ाई और परीक्षा करानी पड़ी थी। इस बार भी नई किताबें नहीं पहुंचने से कई शिक्षक अपने स्तर पर पुस्तकें जुटाकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जब सिलेबस बदल गया तो किताबें क्यों नहीं बदली? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इग्नाइट शालाओं को शिक्षा का नया मॉडल बताया जा रहा है तो उसकी नींव पुराने संसाधनों पर क्यों रखी गई है? इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साहब का कहना है कि प्रदेश की इग्नाइट शालाओं में शासन स्तर से अब तक किताबों का आवंटन नहीं हुआ है। फिलहाल शिक्षकों को पुरानी किताबों से पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन से किताबें मिलते ही उनका वितरण किया जाएगा। यानी इग्नाइट का उजला सपना फिलहाल पुरानी किताबों के पन्नों में तलाशा जा रहा है। के पास पुस्तक है, उस पे भरा है और हम लोग उसको मिटा के पढ़ते हैं, तो हमको नहीं बुक चाहिए। सर, हम लोग के पास पुस्तक भी नहीं है और हम लोग को पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होता है। और देखो ना, पूरा पुस्तक भी फट गया है और मैम लोग हम लोग को पुस्तक भी नहीं दे रहे हैं। बुक नहीं मिला है तो अभी पढ़ाई में दिक्कत जाता है और क्वेश्चन आंसर लिखने में भी जाते हैं। और सर लोग ना अभी गाइड से पढ़ा रहे हैं। समस्या हम लोग की ये कि पढ़ने में दिक्कत जाता है और कुछ भी होमवर्क देते हैं तो पहले घर जाके मोबाइल में उसको सर्च करना पड़ता है। इग्नाइट की जो पुस्तकें हैं अंग्रेजी माध्यम की, वो शासन से आवंटन
प्राप्त होने के पश्चात हम डिपो से खरीदते हैं और अभी प्रदेश में कहीं पर भी आवंटन जारी नहीं हुआ है। फिलहाल वैकल्पिक रूप से शिक्षकों के पास पुरानी पुस्तकों से या बुक बैंक से जो पुस्तकें उपलब्ध है उससे अध्यापन कार्य करने के लिए कहा गया है। राजनांदगांव के गोल बाजार में आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने दुकानों के सामने और सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। आपको बता दें, शहर में पिछले कई महीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम की टीम गोल बाजार पहुंची। यहां दुकानदारों द्वारा सड़क और सार्वजनिक जगह पर रखा गया सामान और अन्य अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। निगम की टीम ने दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण, निर्माण और कब्जे को हटाया। इस संबंध में नगर निगम का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में यातायात व्यवस्था को बेहतर रखना और लोगों को आने जाने में परेशानी से बचाना है। हालांकि अब देखना होगा कि कार्रवाई के बाद दोबारा अतिक्रमण होता है या नहीं। साथ ही नगर निगम आने वाले दिनों में इस अभियान को कितनी सख्ती से जारी रखता है। डोंगरगढ़ में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। प्रज्ञागिरी तिराहे के पास पुलिस ने घेराबंदी कर 2 लोगों को शराब के साथ पकड़ा। आरोपियों के पास से शराब के अलावा वह बाइक भी जब्त की गई है, जिसका इस्तेमाल परिवहन में किया जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। दरअसल प्रज्ञागिरी जाने वाले तिराहे पर हनुमान मंदिर के पास पुलिस की नजर 2 संदिग्धों पर पड़ी। पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों को रोककर तलाशी ली। पकड़े गए आरोपियों की पहचान श्रवण कुंभकार और सलीमुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां खपाने की तैयारी थी। आपको बता दें, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में की गई। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।